मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। साइबर पुलिस द्वारा रुपए ऐंठने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। शहीद स्मारक पहुंचकर अनेक संगठनों ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद। पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन ने फिर बढ़ाई हड़ताल। आगामी चुनाव के मद्देनजर जजपा पदाधिकारियों की बैठक। सांसद धर्मवीर सिंह के पिता भल्ले राम का अंतिम संस्कार हुआ गांव तालू में। अब खबर विस्तार से। साइबर पुलिस टीम भिवानी ने साइबर ठगी के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम द्वारा 8 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि आरोपियों ने भिवानी के सेक्टर 13 निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मेल वीडियो कॉल के माध्यम से ब्लैकमेल करके 36 लाख रुपए हड़पे थे। पुलिस द्वारा 2 दिन के अंदर आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भिवानी के सेक्टर 13 निवासी एक वृद्ध व्यक्ति के पास व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो कॉल आई, जिसे वृद्ध व्यक्ति द्वारा अटेंड करने पर एक लड़की के द्वारा अश्लीलता कर वृद्ध व्यक्ति के चेहरे की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। इसके पश्चात वृद्ध व्यक्ति के पास अलग अलग नंबरों से कॉल करके अश्लील वीडियो को यूट्यूब से डिलीट करवाने के नाम पर और अलग अलग नंबरों से कॉल करने वाले अपराधियों ने खुद का परिचय क्राइम ब्रांच दिल्ली में इंस्पेक्टर व सीबीआई का अधिकारी बताकर 2 दिन में कुल 36 लाख से अधिक रुपए धोखाधड़ी करके ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद आरोपियों द्वारा वृद्ध व्यक्ति से 20 लाख रुपए की और मांग की गई थी। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने थाना साइबर क्राइम भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर थाना साइबर क्राइम भिवानी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 419, 420, 384 के तहत अभियोग दर्ज किया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना साइबर क्राइम भिवानी के इंचार्ज उप निरीक्षक विकास कुमार ने महत्वपूर्ण एवं तकनीकी साक्ष्यों का आकलन करके मात्र 48 घंटे में सेक्सटॉर्शन के माध्यम से धोखाधड़ी से रुपए ऐंठने के मामले में 8 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। देखिए, भिवानी पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें एक इंटरस्टेट साइबर क्रिमिनल्स ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें करीब 37 लाख रुपए की फिरौती इन्होंने सेक्सटॉर्शन जो एक अपराध है, जिसमें एक व्यक्ति की अश्लील वीडियो बनाने उपरांत उसको ब्लैकमेल करके और 37 लाख रुपए इन्होंने अलग अलग किस्तों में जो विक्टिम था उससे मंगवाए और आगे 20 लाख की और डिमांड कर रहे थे। 37 लाख देने के बाद विक्टिम को यह लगा कि ये नेवर एंडिंग है और ये बार बार डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं। जब उसने पुलिस की मदद मांगी, 16 तारीख की ये घटना है, 16 जनवरी की, 17 और 18 जनवरी को पैसे ट्रांसफर हुए। 19 जनवरी को कंप्लेनेंट जो है वो पुलिस के पास आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से पुलिस ने इसके अंदर एफआईआर दर्ज की और हमारी टीमें तुरंत रवाना हो गई। हमारे पास जो भी तकनीकी एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उसका हमने यूज़ करते हुए जगह जगह हमने कई ठिकानों पर रेड करी। मुख्यतः भरतपुर एवं डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनकी लोकेशन आ रही थी और उन रेड्स का और लोकल पुलिस की सहायता से हमारी टीम को एक बहुत अच्छी कामयाबी मिली, जिसमें कुल 8 अपराधियों की हम धरपकड़ कर सके। ये अपराधी जिस समय इनकी धरपकड़ की गई थी, उस वक्त भी ये साइबर अपराध में कारित थे, साइबर अपराध में संलिप्त थे और अपने अपने गैंग के रूप में काम करते हुए इस अपराध को कारित कर रहे थे। इस अपराध में जो 8 आरोपियों को पकड़कर
अब जो है इनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया है और साथ ही साथ इस मामले में अभी तक 4 मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई है। इसमें जिस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इनके द्वारा घटना में किया गया था, उसकी भी बरामदगी हमारे द्वारा की गई है। अब इस मामले में हमें अन्य पहलुओं पर जांच करनी है, जिसमें कि ये इस तरह के अपराध कितने और लोगों के साथ कर चुके हैं। ख़ास तौर पे सेक्सटॉर्शन जैसे अपराध में ये देखा गया है कि विक्टिम जो है वो शिकायत नहीं करते हैं, वो पैसा देकर और चुप बैठ जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारे पास I4C है, उसके अलावा हमें इनकी अन्य तकनीकी जांच और मोबाइल की गहनता से जांच करने उपरांत पता चलेगा कि इनके द्वारा कितने ऐसे विक्टिम्स हैं जिसको अपना निशाना बनाया गया और कहाँ-कहाँ के हैं। उस संबंध में समुचित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी और गहनता से इनके द्वारा जांच करने उपरांत अन्य जो उपकरण इनके द्वारा साइबर अपराध में यूज़ किए गए हैं, उसकी बरामदगी की जाएगी। जैसा है कि जो पूछताछ में सामने आया है, उसमें ये बताया इन्होंने कि जैसे कि कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिसपे कि लोग रजिस्टर कर लेते हैं और ये उन ऐप्स पर नंबर्स रैंडमली सर्च करते हैं और जो नंबर इन्हें मिल जाता है उस नंबर पे कॉल करते हैं और उस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली वीडियो कॉल करते हैं और उसमें ये 2 फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक फ़ोन में इनके पास एक अश्लील वीडियो चल रही होती है और दूसरे फ़ोन में ये उसका बैक कैमरा ऑन करके और उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं ये इस तरीके से बात करके उसको ये कहने के लिए कि वो भी जो है निर्वस्त्र हो जाए और इसमें जिस भी केस में वो सक्सेस हो जाते हैं, उस केस के अंदर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और उससे ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। देखिए, सारे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं और तकरीबन 7 खाते उन्होंने अलग-अलग दिए थे और यह उन्होंने यूट्यूब और सीबीआई का अफ़सर बोलकर अपने आप को बारी-बारी से इनको एक किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त के लिए उन्होंने अलग कहानी बना के कि अब यहाँ पहुँच गई ये बात, आपकी फ़ाइल ऊपर पहुँच गई है, अब आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, अब आपको जेल हो जाएगी, इत्यादि। इस तरह से उन्होंने जो है कंप्लेनेंट को डरा धमकाकर बार-बार अलग-अलग खाते देकर और पैसे जो है डिमांड किए। जब वो पुलिस की जो है उन्होंने जब कंप्लेंट की है, उसके बाद पुलिस ने काफ़ी सारे साक्ष्य इस संबंध में रिकॉर्ड भी कर ली हैं और जिससे कि इनकी कन्विक्शन करवाने में भी पुलिस को सहायता मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर बोस को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर एनसीसी कर्नल रणधीर सिंह व समाजसेवी नरेश तंवर ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में आगे आना चाहिए। नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर अनेक संगठनों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 137वीं जयंती शौर्य दिवस के रूप में मनाई। नेताजी की तस्वीर पर अनेक पूर्व सैनिकों व गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल रणधीर सिंह ने नेताजी की शौर्य गाथा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करके भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिया। देश हमेशा उनके त्याग, साहस, शौर्य व देश के प्रति समर्पण को याद रखेगा। आज का आप लोगों को मालूम है कि 23 जनवरी हर वर्ष सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने इसको पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया है और सुभाष चंद्र बोस हमारे वो लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने आज़ादी के समय पर आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया और आप लोगों को सबको मालूम है कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके सहयोग से भारत के कुछ क्षेत्रों को अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के और उनको आज़ाद कराने की कोशिश की और साथ ही में उन्होंने अपने प्रयासों से असंख्य भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और उसी का फलस्वरूप हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। आज भिवानी के वॉर मेमोरियल पर सैनिक प्रकोष्ठ और भिवानी के जो हमारे गणमान्य व्यक्तियों की तरफ से एनसीसी के सहयोग से यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भिवानी के शहीद स्मारक पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज पुष्पार्पित किए गए और मैं मुख्य रूप से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने एक नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, उस नारे को आज की युवा पीढ़ी को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ये आज़ादी वैसे नहीं मिली थी,
बड़े बलिदान हुए थे। इन बलिदानों की वजह से ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिवस, उस उपलक्ष्य में यहाँ हमारा अपना फाउंडेशन के सैनिक प्रकोष्ठ ने कार्यक्रम का आयोजित किया। साथ में एनसीसी ने आगे बढ़कर पहल करते हुए कैडेट्स भी आए और साहब ने भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। नेताजी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, आज़ादी के लिए जो उन्होंने किया। और बच्चों को, नई पीढ़ी को यही प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम अपने देश के लिए कुछ अगर करना पड़े तो सब कुछ छोड़कर, त्याग कर कितना भी योगदान करें वो कम है। और जो ये आज़ादी मिली है उसको संभाल कर रखें, नशे से दूर रहें, देश की सेवा में जो भी बन पाए, जिससे थोड़ा बहुत जितना समय दे पाए। पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन की हड़ताल को एक बार फिर 25 जनवरी तक बढ़ाया गया है। एसोसिएशन के प्रतिनिधि सुखबीर सिंह ने मांगों को दोहराते हुए बताया कि सरकार की ओर से हड़ताल के 19 दिन बीत जाने के बाद भी बातचीत का कोई बुलावा नहीं आया है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार यदि मांगे नहीं मानती है तो इस सांकेतिक धरने को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के प्रतिनिधि सुखबीर सिंह पटवारी ने बताया कि हड़ताल के 21वें चरण पर 25 जनवरी तक सांकेतिक धरना बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार की ओर से बातचीत का कोई भी न्योता नहीं आया है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सांकेतिक धरने को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। सिंह है और मैं भिवानी में पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ। हम 3 जनवरी से लगातार सांकेतिक धरने पर बैठे हैं, परंतु सरकार इतनी गहरी नींद में सोई बैठी है कि पटवारियों के धरने के बारे में कोई संज्ञान आज तक नहीं लिया है। हम छठे चरण में के 21वें दिन में हड़ताल पर हैं। हमारी एक ही मांग थी और उस मांग को सरकार को पूर्ण करना चाहिए था, परंतु आज भी सरकार उस पर विचार नहीं कर रही। हमें 1 जनवरी 2016 से नोशनली रूप से हमारा जो वेतन विसंगति है वह दूर की जाए। मेरा नाम सुखबीर सिंह है और मैं अलका पटवारी यहाँ भिवानी से हूँ जी। और हमारा ये सांकेतिक धरना 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। हमारे संज्ञान में यही था कि सरकार, हमारी ये जो उचित मांग है, सरकार इसको बहुत जल्दी से मान जाएगी, लेकिन पता नहीं सरकार इतनी क्यों सोई हुई है, जिसके कारण कि आम पब्लिक परेशान है। और जो ये आम पब्लिक परेशान हो रही है, इसका दुख हमें भी बहुत है, क्योंकि हम आज तक अपने किसी धरने के लिए ऐसे मजबूर नहीं हुए हैं जितना कि आज हमें सरकार ने इतना मजबूर कर रखा है। क्योंकि ये हमारा आज 21वां दिन का धरना है और लगातार इस कड़ाके की ठंड में हमारे पटवारी साथी, कानूनगो साथी लगातार ठंड में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। और यहाँ तक कि हमारे कुछ साथी इतने ऐसे बीमार हो चुके हैं कि इस कड़ाके की ठंड से कि वो मेडिकल में भर्ती हैं। और यहाँ तक कि हमारे कुछ साथी कुरुक्षेत्र में ठंड की वजह से बीमार हुए थे और जिनकी मतलब कि मौत हो गई है। इसी तरह से हमारे बहुत से साथी पूरे हरियाणा में हड़ताल पर हैं और वो ठंड के कारण बहुत बीमार भी हैं। सरकार को जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जो हमारी उचित मांग है, क्योंकि सरकार ने ये मांग को पहले ही मान लिया था। जब हमारा पिछले साल जनवरी 2023 में धरना हुआ था तो सरकार ने हमारा हमने बेसिक 34,400 की मांग 35,400 की मांग की थी, तो सरकार ने उसके बीच का रास्ता निकाल के इसको 32,100 का लागू किया था और उसको एक नोटिफिकेशन भी डाल दिया था। और मीडिया के माध्यम से और ट्वीट के माध्यम से हमारे पदाधिकारियों के यूनियन के सदस्यों द्वारा इसको लागू करने के लिए हमारे धरने को उसी समय उठा लिया गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भिवानी दौरे को लेकर जेजेपी पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। देवीलाल सदन में आयोजित बैठक में 27 जनवरी को होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी निर्धारित की गई और उन्हें दिशा निर्देश दिया गया। यह कहना था जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष जोगेंद्र बागनवाले का। देवीलाल सदन में जननायक जनता पार्टी की बैठक में जिला प्रधान जोगेंद्र सिंह बागनवाला ने कहा कि मेहनती कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के बलबूते पर ही संगठन को कम समय में अधिक मजबूती मिल सकती है तथा कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत ही सत्ता में कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता गांव व शहर के वार्ड में सामूहिक कार्यों को अधिक से अधिक करवाएं ताकि हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रदेश सचिव विजय गोठड़ा ने कहा कि पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई है। सदस्यता अभियान का करीबन 70% कार्य पूरा कर लिया गया है और पार्टी के शीर्ष नेताओं के आदेश हैं कि बिहार हल्का में शीर्ष नेताओं के प्रोग्राम करवाने और सारा ध्यान चुनाव के ऊपर केंद्रित है अब हर वर्कर का। और चुनाव से ही संबंधित मीटिंग ली गई है हल्के की और
नए आदमी साथ जोड़ने, पुराने आदमी हैं उनको साथ लेके आना और पार्टी के चुनाव के लिए ही प्रचार प्रसार के लिए आज की मीटिंग। चारों हल्का अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के प्रधान और 27 तारीख को डिप्टी साहब के प्रोग्राम हैं। 1 तारीख को भिवानी शहर के डॉक्टर अजय सिंह के, 3 तारीख के लुहारू के प्रोग्राम हैं। उससे संबंधित सभी अध्यक्षों की और पार्टी के सीनियर लीडर की गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ाव के लिए ड्यूटियां लगाई गई। दुष्यंत जी आ रहे हैं सर? हाँ, 27 तारीख को दुष्यंत जी के बुआनी खेड़ा हल्का के 4 गांवों के प्रोग्राम, वो विकास कार्य और लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का निदान। लगभग 70% कार्य सदस्यता अभियान का पूर्ण कर लिया गया है। इसी के साथ संगठन का भी पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। संगठन को और सुदृढ़ करने के लिए संगठन को गांव और वार्ड स्तर तक, बूथ स्तर तक ले जाने के बारे में भी चर्चा की गई है और आगामी 30 तारीख तक सभी सेलों, प्रकोष्ठों का गठन करने का सहमति सभी कार्यकर्ताओं की बनी है। इसी के साथ जैसे प्रधान जी ने बताया कि एक बूथ योद्धा का कार्यक्रम पार्टी की तरफ से चल रहा है। प्रत्येक बूथ पर एक युवा नौजवान को जिम्मेवारी दी जाएगी। वो कार्य भी प्रगति पे है और आज की समीक्षा में देखा गया कि 90% कार्य लगभग बूथ योद्धा का भी पूरा कर लिया गया है। इसी प्रकार महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए जिस तरह से महिलाओं का आज राजनीति में सरोकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बूथ पर एक बूथ सखी की नियुक्ति पार्टी की तरफ से की जा रही है, जिसकी कमान श्रीमती नैना चौटाला जी देख रही हैं और वो समय समय पर हल्का स्तर पर इस तरह की मीटिंग भी ले रही हैं। सांसद धर्मवीर सिंह के पिता भल्ले राम का बीमारी के चलते देहांत हो गया। वे गुरुग्राम के निजी अस्पताल में उपचाराधीन थे। बड़े ही गमगीन माहौल में उनके पैतृक गांव तालू में दाह संस्कार किया गया। सांसद धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह अद्भुत संयोग है कि उनकी माताजी का देहांत भी सोमवार के दिन हुआ था और उस दिन भी द्वादशी थी। बड़ी संख्या में नेता और ग्रामीणों ने चौधरी भल्ले राम को अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वह सामाजिक व मिलनसार व्यक्ति के धनी थे। वहीं अंतिम संस्कार में पहुंचे हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि सांसद के पिता भल्ले राम सरल हृदय के व्यक्ति थे। उन्होंने सादा जीवन व उच्च विचार को हमेशा प्राथमिकता दी। साल के हो गए थे, इतनी उम्र में तो अलमत मानो हूँ के दिन भी ठीक चुनिया। और वैसे तो मेरी माँ भी दुआ सारा दिन मेरी थी, और मारे तो वैसे भी श्याम जी की खीर दिया करे दुआ इसमें, यूँ भी दुआ इसमें गया। और सही देखोगे सोमवार ने मेरी माँ गई थी, सोमवार नहीं हुआ। अब दोनों दुआ इसमें गए, तो मेरी समझ में इससे अच्छी उम्र और तो किसने देगा। और वैसे तो भाई माँ बाप चाहे कितने साल के हो जाए, उस तो 5-7 आदमी को मुझे लगता है, क्योंकि दूसरे माँ बाप तो मिल ही नहीं सकते, लेकिन भगवान की दया से सारी चीज़ ठीक देख के गई। आप करीबी रहे। बिल्कुल सादा जीवन जैसे देहात के हमारे पुराने लोग जो हैं, मैं बिल्कुल उनको, जो मेरे खुद के दादाजी थे, उनसे तुलना कर सकता हूँ। बिल्कुल सात्विक जीवन रहा और अच्छी भरपूर जीवन जिया। 94 साल की उम्र में गुजरे हैं और कोई ऐसा नहीं हुआ कि खाट पकड़ी हो, लंबी बीमारी हुई हो। तो बाकी लेकिन ये है कि उम्र कितनी हो, जिस परिवार का व्यक्ति जाता है उसको दुख तो सबको होता ही है। तो आज उसी दुख की घड़ी में हम सारे यहाँ शामिल हुए हैं और धर्मवीर जी तो मेरे सीनियर भी हैं और हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं उनके साथ। तो देखिए, पिता का माता का बड़ा एक इस समाज में सबसे बड़ा रोल होता है, तो किस प्रकार का उनका दायित्व? संदेह उसमें तो कोई शक ही नहीं थी। आदमी की उम्र कितनी हो जाए, लेकिन किसी बड़े का हाथ अगर आदमी के सर पे हो तो आदमी निश्चिंत रहता है ज़िंदगी में। तो वो जब हाथ हटे तो एकदम से उसका प्रभाव तो बहुत पड़ता ही है। अब एक खबर चलते चलते, करीब 500 साल के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अयोध्या के भव्य और नव्य भवन में पधार चुके हैं। यह गाथा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ एक यक्ष प्रश्न यह है कि कितने भारतीय राम के चरित्र को आत्मसात कर पाएंगे। यह राजनीति में अधिक कठिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम को जिस तरह से परिभाषित किया,
क्या हम भारतीय उस पर आचरण करेंगे? एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। साइबर पुलिस द्वारा रुपए ऐंठने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। शहीद स्मारक पहुंचकर अनेक संगठनों ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद। पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन ने फिर बढ़ाई हड़ताल। आगामी चुनाव के मद्देनजर जजपा पदाधिकारियों की बैठक। सांसद धर्मवीर सिंह के पिता भल्लेराम का अंतिम संस्कार हुआ गांव तालू में। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।